हेलो स्टूडेंट, आज हम देखते हैं कल जो हमने देखा था टॉपिक उसी का अगला हिस्सा मूल्य निर्धारण में समय तत्व की भूमिका की किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमिनेट करने में टाइम एलिमेंट जो होता है वो पावरफुल रोल प्ले करता है। तो मैंने आपको एक बार तो अल्पकालीन को समझा दिया था, उसके बाद अति अल्पकालीन को भी समझा दिया था। दीर्घकालीन जो है हमारा वो चल रहा था कि रियल में दीर्घकाल में किसी फर्म के प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमिनेशन करने में कितना पावरफुल रोल होता है, एटलीस्ट वो देखना है। तो दीर्घकाल में मैंने आपको बताया कि दीर्घकाल में मांग में पूर्ति में मांग के अनुरूप परिवर्तन संभव होता है। ये बात कल हम डिसाइड कर चुके थे कि सप्लाई जो वो है अकॉर्डिंग टू डिमांड चेंज हो जाती है, बट इट इज अफेक्टेड फ्रॉम द लॉज ऑफ रिटर्न। परंतु पूर्ति पर जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है उत्पत्ति के नियमों का। तो किसी भी उद्योग की पूर्ति को हम पूर्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो पूर्ति को बढ़ाने के लिए वहां पर उस इंडस्ट्री में जो लॉ ऑपरेट हो रहे हैं एटलीस्ट उस पर सप्लाई की कंडीशन डिपेंड करेगी कि लॉ किस प्रकार का ऑपरेट हो रहा है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ रिटर्न: उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति समता नियम। हमारे 3 प्रकार के जो है वो उत्पत्ति के नियम है। तो उत्पत्ति का जो नियम लागू होगा उसी के अनुरूप पूर्ति में परिवर्तन होगा। तो जब कोई फर्म अपनी मांग के अनुरूप पूर्ति को परिवर्तित करने का प्रयास करती है तो पूर्ति मांग के अनुरूप बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ेगी, इट इज डिसाइडेड बाय द लॉज ऑफ रिटर्न विच आर ऑपरेट इन द इंडस्ट्रीज। तो ये उनके द्वारा डिसाइड किया जाएगा, उन नियमों के द्वारा जो नियम उस उद्योग विशेष में लागू हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि सपोज कि देयर इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट इन द इंडस्ट्री। आप मान लीजिए कि उस उद्योग विशेष में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो रहा है। तो अगर उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो रहा है तो क्या कंडीशन होगी, प्राइस का डिटरमिनेशन कैसे होगा और प्राइस डिटरमिनेट में टाइम एलिमेंट का रोल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये सब पता है, आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हो, कि उत्पत्ति ह्रास नियम कौन सी कंडीशन होती है। उत्पत्ति ह्रास नियम में हम क्या कर, किसी फर्म में क्या कंडीशन होती है कि आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करते जाते हो करते जाते हो, परंतु जो टोटल ऑफ प्रोडक्शन जो इंक्रीज होता है वो डिमिनिशिंग रेट से होता है। मार्जिनल यूटिलिटी जो है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है, ईच एंड एवरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिक्रीज होती जाती है, उसको हम लॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहते हैं। कि जब उत्पत्ति के साधनों में उत्तरोत्तर वृद्धि करने के बावजूद भी सीमांत उत्पत्ति दर जो है वो गिरती जाती है, तो उसको हम उत्पत्ति ह्रास नियम जानते हैं। तो उत्पत्ति ह्रास नियम में जब वस्तु के उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि से, अब आप क्या कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का प्रोडक्शन कंटिन्यूस इंक्रीज करना चाह रहे हो कि पहले आपने 10 किया, फिर 20 किया, फिर 30, फिर 50, ऐसे आप किसी वस्तु का उत्पादन लगातार बढ़ाते जा रहे हो, प्रोडक्शन ये जो है आप उस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज करते जा रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है कि हर यूनिट पर आपकी मार्जिनल कॉस्ट और आपकी एवरेज कॉस्ट दोनों ही इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर जो आपकी एसी और एमसी थी उससे भी ज्यादा एसी और एमसी यहाँ पर है, उससे भी ज्यादा एसी और एमसी यहाँ पर है, और उससे भी ज्यादा एसी और एमसी यहाँ पर है। तो एसी की और एमसी की इनकी कंडीशंस आपकी इस स्टाइल की होगी, दोनों कंटिन्यूस इंक्रीज होते हुए होगी। इस स्टाइल से होगा आपका एमसी और एसी का डायग्राम कि दोनों लगातार उत्तरोत्तर बढ़ने की ओर अग्रसर होती जाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो कंटिन्यूस गिरती हुई नजर आएगी। आपका एवरेज प्रोडक्शन और आपका मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो दोनों आपको गिरता हुआ नजर आएगा। ऐसी कंडीशन को हम लॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न मानते हैं कि अगर आप उत्पादन बढ़ाना चाह रहे हो तो आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अब सपोज कीजिए कि अगर डिमांड हाई है और आप सप्लाई को भी हाई करना चाह रहे हो, तो आपकी डिमांड हाई है और आप सप्लाई को भी हाई करते जा रहे हो, तो आपकी प्राइस क्या होते जाएंगे, कंटिन्यूस इंक्रीज होते जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, आपके प्राइस लगातार बढ़ेंगे। प्राइस लगातार क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी दोनों कॉस्ट जो है वो लगातार इंक्रीज होती जा रही है, एमसी भी बढ़ रही है और आपका एसी भी बढ़ रहा है। इसलिए आपकी ये दोनों, अगर किसी वस्तु विशेष की मांग बढ़ रही है तो पूर्ति को मांग के अनुरूप समायोजित करने के लिए पूर्ति को भी बढ़ाना पड़ेगा, और अगर आपने पूर्ति को बढ़ाया तो प्राइस कंटिन्यूस बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण मूल्य निर्धारण में जो है
वो क्या हो गया, टाइम एलिमेंट का पावरफुल लॉज ऑफ रिटर्न से अफेक्टेड हो गया और आपका प्राइस इंक्रीज हो गया। अब सपोज कीजिए कि अगर आपकी डिमांड कम हो गई तो आपको सप्लाई भी कम करना है, तो सप्लाई कम करना है तो आपके प्राइस में भी डाउनफॉल आएगा। अगर किसी फर्म में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो रहा है तो जैसे जैसे आप उत्पादन कम करते जाओगे 50 से 30 पर, 30 से 20 पर, 20 से 10 पर, तो आपकी कुल लागतें भी कम होती जाएगी। तो ये है कि पहला लॉस जो है वो आपके इस प्रोडक्ट को किस स्टाइल से अफेक्टेड कर रहा है, उसको आप एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से भी समझ लीजिए। ये तो इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड था। अब आता है इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इस स्टाइल से कि ये है आपका एसएस कर्व जब आपकी फर्म में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, और दिस इज योर डीडी। अब आप देखिए प्राइस कम था, प्राइस बढ़ा और प्राइस और हो गया E1, E2, E3, देखिए 5, 10 समझ लीजिए, 15 समझ लीजिए। तो यहाँ पर ये उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का डायग्राम ये होगा। ये आपका एसएस कर्व है, ये आपका D1, D2, D3 आप कुछ भी मान लीजिए। डिमांड हाई, सप्लाई हाई तो प्राइस हाई, डिमांड लो, सप्लाई लो तो प्राइस लो। ये कंडीशन ऑपरेट होती है जब किसी फर्म में उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होता है। तो आपको सबसे पहले दीर्घ काल में ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा जब उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होता है। अब आता है उत्पत्ति समता नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न में होता है कि इफ यू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शंस देन द कॉस्ट विल रिमेनिंग सेम। आपका प्राइस जो होगा वो एज इट इज रहेगा, एसी एमसी आपकी स्टेबल पॉइंट पे रहेगी और स्टेबल पॉइंट पे ही आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन की जो है वो क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हो। देन देयर इज नो चेंज ऑन प्राइस ऑन द इंक्रीज ऑफ सप्लाई। प्राइस पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है अगर हम किसी वस्तु विशेष की सप्लाई को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो वो कहलाता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट नियम, उत्पत्ति समता नियम, जिसमें आप उत्पादन को बढ़ाओ या उत्पादन को कम करो, एसी और एमसी आपकी समान रहते हैं। उसमें आपको क्या हुआ, यहाँ पर क्या होगा, आपका एसी और एमसी दोनों समान रहेंगे, और जब एसी और एमसी दोनों समान रहेंगे तो आपकी लागतें प्रभावित नहीं होगी। लागत प्रभावित नहीं होगी तो वस्तु का मूल्य परिवर्तित नहीं होगा। तो दीर्घ काल में जब किसी फर्म में उत्पत्ति समता नियम लागू होता है तो मूल्य निर्धारण में समय तत्व की भूमिका नगण्य रहती है। कीमतों में प्राय कोई परिवर्तन नहीं होता है, कीमतें एक कांस्टेंट लेवल पर रहती है। तो आप देख लीजिए कि अगर आपका उत्पादन इंक्रीज होता है, आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हो या आप प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हो, देन देयर इज नो चेंज ऑन एसी और एमसी। आपकी दोनों कॉस्ट जो है वो एक स्टेबल पॉइंट पर ही रहती है, एमसी और एसी इस स्टाइल की रहती है। अतः डिमांड इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, सप्लाई इंक्रीज हो या सप्लाई डिक्रीज हो, आपकी कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। और जब आपकी कॉस्ट में चेंजेस नहीं आएगा देन देयर इज नो चेंज इन प्राइस, तो आपकी कीमतों में भी परिवर्तन नहीं होगा। तो मूल्य निर्धारण में समय तत्व की भूमिका यह है कि यहाँ दीर्घ काल में उत्पत्ति समता नियम लागू होने के कारण हमारे प्राइस क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। Then this is SSB। अब यहाँ पर आपकी पूर्ति बिल्कुल स्थिर है, उत्पत्ति इसमें आपकी डिमांड में चेंज हो रहे हैं, आपका प्रोडक्शन भी बदल रहा है यहाँ पर, बट आपका प्राइस लाइन जो है वो बिल्कुल सेम रहेगी। तो उत्पत्ति समता नियम में यहाँ क्या लागू होता है, आपकी एमसी और आपके एसी में कोई चेंज नहीं होता है। एसी और एमसी बराबर रहने की वजह से प्राइस जो है आपका उस पर्टिकुलर कमोडिटी का वो आपका स्टेबल रहेगा, चाहे आप ये उत्पादन करिए चाहे आप यह उत्पादन करिए। तो समता नियम में क्या होगा
प्रोडक्शन के इंक्रीज या डिक्रीज होने का आपकी कोस्ट पर कोई भी इफेक्ट जो है वो परिवर्तित नहीं होगा। मांग बढ़े या मांग कम हो जाए, प्राइस आपके सेम के सेम ही रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में मूल्य निर्धारण पर समय तत्व की जो भूमिका है वो आपकी बिल्कुल नगण्य रहेगी। अब आता है आपका उत्पत्ति वृद्धि नियम। उत्पत्ति वृद्धि नियम। उत्पत्ति वृद्धि नियम की कंडीशन ये होती है कि we want to increase the supply, then we increase the factor of productions, as well as we increase the factor of production, then the cost will be diminishes। तो यहाँ पर होता है कि उत्पादन में अगर हम लगातार, आपकी मांग अधिक है, मांग अधिक होने की वजह से आप पूर्ति भी अधिक करना चाहते हो, पूर्ति अधिक करने के लिए आपको उत्पादन अधिक करना पड़ेगा। और जब एक फर्म उत्पादन की मात्रा को बढ़ाती है तो उत्पादन की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि करने पर लागतें जो है वो लगातार गिरती जाती है। आप जितना अधिक प्रोडक्शन करते हो आपकी कोस्ट उतनी ही ज़्यादा डाउनफॉल हो जाती है। तो उत्पत्ति वृद्धि नियम में क्या करते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उत्पत्ति वृद्धि नियम में क्या होगा, आप अगर लोअर प्रोडक्शन कर रहे हो तो कोस्ट हाई आ रही है, और अगर आप ग्रेटर प्रोडक्शन कर रहे हो तो कोस्ट लोअर आ रही है। तो देखिए, जब आपने ज़्यादा प्रोडक्शन किया तो आपकी कोस्ट कम आई, और अगर आपने प्रोडक्शन कम किया तो आपकी कोस्ट थोड़ी इससे तो ज़्यादा आएगी जो आपके पहले वाला था। तो उत्पत्ति वृद्धि नियम में क्या होता है कि वी वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, डिमांड हाई होने की वजह से आपको क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई को भी हाई करना पड़ेगा। अगर मार्केट में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड हाई है तो आपको सप्लाई को हाई करना पड़ेगा, सप्लाई को हाई करने के लिए आपको प्रोडक्शन को हाई करना पड़ेगा। एज वेल एज वी इंक्रीज द प्रोडक्शन लेवल, देन द एमसी एंड एसी विल डिमिनिशेस। आपकी एमसी भी गिरती जाएगी और आपकी एसी में भी डाउनफॉल आएगा, और आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और आपकी एवरेज प्रोडक्टिविटी ये दोनों इंक्रीज होते जाएंगे। यहाँ ये कंडीशन होगी कि आपका औसत उत्पादन भी बढ़ेगा, सीमांत उत्पादन भी बढ़ेगा, परंतु आपकी सीमांत लागतें और आपकी औसत लागतें उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ कंटिन्यूस डाउनफॉल पर आती जाएगी, लगातार गिरती जाएगी। ये कंडीशन होती है। तो आपका जो पूर्ति वक्र होगा वो बाएं से दाएं की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका जो पूर्ति वक्र है, सप्लाई कर्व, इट इज शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सप्लाई कर्व की कंडीशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी और वो शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट से जाकर के वो राइट में चला जाएगा। और जैसे ही डी इंक्रीज होती है आपका प्राइस डाउनफॉल जाएगा, और अगर डी डाउनफॉल आती है तो पी हाई होगा। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर बिल्कुल रिवर्स कंडीशन है। अगर आपकी डिमांड बढ़ी तो प्राइस गिरेगा, और अगर डिमांड गिर जाती है तो प्राइस हाई हो जाएगा। ये रिवर्स कंडीशन उत्पत्ति वृद्धि नियम देखने का, प्राइस का मतलब यहाँ से कोस्ट से है। अगर आप सप्लाई ज़्यादा करते हो तो कीमतें कम आएगी, और सप्लाई कम करते हो तो कीमतें ज़्यादा आएगी। ये भी आप मान सकते हो कि अगर पूर्ति आपने कम करी तो वो कीमतें क्या रहेगी, ऊंची रहेगी, और अगर आपने पूर्ति ज़्यादा करी, मार्केट में सप्लाई एक्सेस में उतारी, तो आपके प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कम रहेगा। तो इसका जो आपका ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा। ये है आपका एसएस कर्व जो बनेगा, इसमें वो इस स्टाइल से बनेगा। यहाँ से आप अपनी डीडी को कट करते जाइए। अब देखिए, ये है आपके डीडी की कंडीशंस की पहले प्राइस ये था, फिर प्राइस ये था, उसके बाद प्राइस ये है। अगर आप एक्सेस में प्रोडक्शन करते हो तो प्राइस लोअर होगा, और अगर आप लोअर प्रोडक्शन करते हो तो प्राइस हाई होगा। इस कंडीशन पर देखिए, प्राइस 10 रुपीज़ है, यहाँ पर आप देख लीजिए 8 आ जाएगा, और यहाँ पर आप 5 रुपीज़ के करीब प्रोडक्शन आ जाएगा। तो लोअर प्रोडक्शन पर प्राइस क्या था, लोअर प्रोडक्शन पर प्राइस हाई, और इंक्रीज किया गिरा, और इंक्रीज किया प्रोडक्शन और गिर गया, बिकॉज हेयर लॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न ऑपरेट इन द फर्म और इंडस्ट्री। यहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न ऑपरेट हो रहा है फर्म और इंडस्ट्री में, इसलिए प्राइस की कंडीशन ये चल रही है। तो ये सिचुएशन थी दीर्घकाल में मूल्य निर्धारण में समय तत्व की भूमिका, कि आपके पास लॉन्ग टाइम पीरियड है एंड यू कैन चेंज योर सप्लाई अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। आप अपनी डिमांड, सप्लाई को डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। और जब ये 3 प्रकार के लॉ ऑपरेट होते हैं
तो आपकी फर्म में ये इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो अब तक हमने देखा था दीर्घकाल, अब हम देखेंगे अति दीर्घकाल। ये आपका फोर्थ टाइप का टाइम पीरियड है विच इज डिसाइडेड बाय प्रोफेसर मार्शल। मार्शल ने डिसाइड किया था मूल्य निर्धारण में समय तत्व की भूमिका। तो मार्शल ने समय को 4 प्रकार से डिवाइड किया था। अब आता है आपका अति दीर्घकाल। अब अति दीर्घकाल की अवधि जो होती है वो इन सब अवधियों से सबसे ज्यादा लंबी होती है, सबसे अधिक होती है, बहुत ज्यादा वर्षों को ले सकते हो। हालांकि इट इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इंडस्ट्री और फर्म। ये जो टाइम पीरियड है इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द नेचर एंड द प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्री और फर्म, कि फर्म की इंडस्ट्री कैसी है, फर्म के प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, उसी पे डिपेंड करता है टाइम पीरियड। ये तो हमने डिवाइड कर रखा है अल्पकालीन, अति अल्पकालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन और अति दीर्घकालीन। तो लास्ट वाला जो टाइम पीरियड आता है ये बहुत बड़ा लंबा टाइम पीरियड होता है। आप सोच समझ करके सारे स्टेप को बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हो। मार्केट की पूरी रिसर्च कर करके सप्लाई को डिमांड और डिमांड को सप्लाई, उन दोनों के इक्वल लाने की कोशिश कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि समय सबसे पहले आपके पास बहुत अधिक है। दूसरी बात, आप एस और डी, पूर्ति और मांग, इन दोनों में पूर्ति आपके बस में है, मांग आपके वश में नहीं है। तो जैसे जैसे डिमांड में परिवर्तन हो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी सप्लाई को एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ डिमांड में भी फ्लक्चुएट होंगे बिकॉज द टाइम पीरियड इज टू मच लॉन्ग, और सप्लाई में आपको फ्लक्चुएशन करना पड़ेगा उसको डिमांड के इक्वल रखने के लिए। तो डिमांड में चेंजेस होने वाले कौन कौन से फैक्टर है, पहले ये देखो। सपोज करो कि हमारी जनसंख्या का आकार ही बदल गया। अगर जनसंख्या का आकार बदल गया तो सबसे पहले डिमांड जो है वो अपने आप बदल जाएगी। उसके बाद जनता की आदत, फिर जनता की रुचि, देन स्वभाव, नेचर, इनकम लेवल, आय का आकार, मतलब बहुत सी चीजें होती है। अगर जनता की वो सब चीजें बदल जाती है तो उसकी डिमांड भी चेंज हो जाएगी। और अगर, तो ये थे डिमांड में चेंजेस वाले फैक्टर्स की डिमांड में आखिर कैसे कैसे परिवर्तन हो गए और क्यों हो गए। उसके बाद आता है कि हम उत्पादन में भी परिवर्तन कर सकते हैं, पूर्ति पक्ष में भी परिवर्तन हो सकते हैं। तो पूर्ति पक्ष में परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कि इनकी सप्लाई ज्यादा हो गई, इन उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति अब आपको अधिक हो गई अच्छे से, तो आपकी हो रही है। आप पूर्ण क्षमता का प्रयोग कर रहे हो तो भी हो सकता है। आपने फर्मों की संख्या बढ़ा दी, हो सकता है कि इंडस्ट्री में आपकी फर्मों की संख्या बदल गई। आपने कोई अनुसंधान कर लिया और उस अनुसंधान का फर्क आपकी प्रोडक्शन की प्रोसेस पर लग रहा है, या आपने कोई खोज कर ली, खोज का फर्क जो है वो आपके लग रहा है, या आपने उत्पादन की रीतियों को ही परिवर्तन कर दिया, आपके उत्पादन की जो रीतियां हैं वो परिवर्तित हो गई, या फिर आप जो है आपके पास पूंजीगत सोर्स ज्यादा आ गए, ज्यादा कैपिटल आ गई, ये सब कुछ हो गया। तो दोनों फैक्टर जो है वो चेंजेबल हो सकते हैं। इनमें जैसी कंडीशन होगी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। डिमांड भी परिवर्तित हो सकती है, पूर्ति पक्ष भी परिवर्तित हो सकता है और सप्लाई पक्ष भी परिवर्तन हो सकता है। आपकी डिमांड, मांग और पूर्ति, इन दोनों पक्षों को परिवर्तन करने वाले बहुत से फैक्टर्स जो हैं वो हमारी कंट्री में क्रिएट हो जाते हैं। तो दीर्घकाल में जो है मूल्य निर्धारण में समय तत्व की भूमिका रहेगी, बट ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म में आपका जो प्राइस है वो रिमेनिंग कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज एडजस्टमेंट की प्रोसेस चलेगी। जो जब मैं आपको सामान्य मूल्य पढ़ाऊंगी तब जाकर के ये बात मैं आपको बताऊंगी कि मूल्य का निर्धारण मांग और पूर्ति के साम्य से होगा। तो वेयर योर एस is cross your demand then the price will determinate, और ऑलमोस्ट ये कांस्टेंट ही रहेगा। ये जब हम सामान्य मूल्य पढ़ेंगे इसी टॉपिक में तब मैं आपको आगे अच्छे से समझाऊंगी ये वाली बात। यहाँ पर आपको इतना ही पढ़ना है, मांग और पूर्ति की साम्यकारी शक्तियों के माध्यम से कीमत का निर्धारण होता है और कीमत एक स्टेबल पॉइंट पर यहाँ पर रहने की कोशिश करती है। तो ये थे हमारे मूल्य निर्धारण में समय तत्व, जो हमने 4 प्रकार के समय पढ़े,
उन चारों प्रकार के समय के बारे में जानकारी दी गई है। अब आता है इसकी विशेषताएं। मूल्य निर्धारण में समय तत्व की एटलीस्ट विशेषताएं कौन कौन सी थी जो प्रमुख रूप से इस टॉपिक में आपके आई है और जिसको आपने स्टडी भी किया है। तो उसमें आता है मूल्य निर्धारण में समय तत्व का अर्थ क्रियात्मक समय से है। सबसे पहली बात, अगर हम प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ रहे हैं, अगर हम मूल्य निर्धारण में समय तत्व को देख रहे हो, आप प्राइस डिटर्मिनेशन में टाइम एलिमेंट को देख रहे हो, तो सबसे पहली बात इसमें समय होता है क्रियात्मक समय से। ये मेरी स्टार्टिंग की लाइन थी जब मैंने आपको ये टॉपिक बताया कि हम यहाँ घड़ी का समय नहीं लेते हैं बल्कि एक क्रियात्मक समय लेते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है ये। और क्रियात्मक समय का अर्थ होता है एस को डी के अनुरूप चेंज करने में जो टाइम लगता है, एस को डी के अनुरूप परिवर्तन करने में, चेंज करने में जो टाइम पीरियड लगता है, एटलीस्ट वही हमारा क्रियात्मक समय कहलाता है। देन दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइम एलिमेंट। समय तत्व की पहली विशेषता है कि समय तत्व का अर्थ क्रियात्मक समय से लिया जाता है, घड़ी या कैलेंडर का समय नहीं होता है। और क्रियात्मक समय से हमारा मतलब है कि हम एस को डिमांड के अनुरूप किस स्टाइल से परिवर्तित कर सकते हैं, हमारी सप्लाई हमारे डिमांड कर्व के अनुरूप कैसे परिवर्तित हो सकती है। उसके बाद है क्रियात्मक समय उद्योग की पूर्ति के अनुरूप अलग अलग होता है। अब जो हमने ये क्रियात्मक समय लिया है, इट इज डिफरेंट इन नेचर अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री। ये क्रियात्मक समय अलग अलग होगा एंड इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इंडस्ट्री। उद्योग की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि वो उद्योग किस प्रकार का है। अलग अलग उद्योगों में ये समय प्राय अलग अलग माना जाता है। ये क्रियात्मक जो समय होगा वो उद्योग की पूर्ति के अनुरूप अलग अलग होगा कि कितनी सप्लाई है किसी इंडस्ट्री की, या उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का वो प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में सप्लाई में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये क्रियात्मक समय जो है वो होगा। उसके बाद है अति अल्पकाल में एस को प्राय स्थिर माना जाता है। एस जो है वो अति अल्पकाल में स्थिर रहेगी। ये बात जब मैंने आपको अति अल्पकाल पढ़ाया तो बता दिया कि अति अल्पकाल में हमारे पास समय बहुत कम होता है, अतः पूर्ति प्राय जो है वो स्थिर ही रहती है। पूर्ति जो है आपकी वो प्राय स्थिर ही रहेगी। और दीर्घ अति अल्पकाल में तो ये स्थिर रहेगी, पर अल्पकाल में इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं हम। देखो पहले ऐसी थी और फिर मैंने इसको थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करके आपकी ऐसे कर दिया था। तो अति अल्पकाल में पूर्ति बिल्कुल स्थिर रहेगी, बट अल्पकाल में इसको हम थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं। और दीर्घ काल में हम इसको अकॉर्डिंग टू डिमांड चेंज कर सकते हैं। दीर्घ काल में आपकी जैसे डिमांड होगी सप्लाई आपकी उसी के अनुरूप परिवर्तित हो जाएगी। तो जो सप्लाई है, सप्लाई का जो फैक्टर है, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द टाइम। आपके पास टाइम जितना कम है उसमें परिवर्तन संभव नहीं है, टाइम है तो थोड़ा सा कर सकते हो, टाइम ज़्यादा है तो आप पूर्ति को बहुत ज़्यादा जो है वो परिवर्तित कर सकते हो। अब आता है कि अति अल्पकाल में एस स्थिर और अल्पकाल में इसमें थोड़ा सा परिवर्तन और दीर्घकाल में मान के अनुरूप। ये क्लियर हुई। अब है अल्प और अति अल्प में क्या होगा। एक तो है आपका अति अल्पकाल और एक आपके पास है अल्पकाल। तो इनमें मूल्य निर्धारण में मांग का जो है वो ज्यादा पावरफुल एलिमेंट होता है। अति अल्पकाल और अल्पकाल इसमें डिमांड जो है वो पावरफुल फैक्टर होता है और डिमांड के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चेंज होता है। प्राइस जो होगा वो एटलीस्ट डिमांड पे डिपेंड करेगा। तो ये जो दो टाइम पीरियड है इनमें प्राइस डिटर्मिनेशन में डिमांड पावरफुल रहता है और आपका दीर्घकाल और अति दीर्घकाल में सप्लाई जो है, पूर्ति पक्ष जो है वो प्राइस डिटर्मिनेशन में पावरफुल एलिमेंट रहता है। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जब फर्म में अति अल्पकाल आपके पास बहुत कम समय है या थोड़ा सा समय है तो डिमांड ज़्यादा पावरफुल होता है, प्राइस उसी पर डिपेंड करेगा।
इफ़ यू हैव लॉन्ग टर्म, आप बहुत ज़्यादा समय है, आप अपनी सप्लाई में परिवर्तन कर सकते हो, तो फिर सप्लाई जो है वो पावरफुल फैक्टर होगा प्राइस डिटर्मिनेशन को लेकर के। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर अल्पकाल और दीर्घकाल इन दोनों में अलग अलग फैक्टर जो है वो हमारे प्राइस एलिमेंट को प्रभावित करेंगे। उसके बाद आता है कि दीर्घकाल में दीर्घकालीन जो मूल्य होता है वो सामान्य मूल्य कहलाता है। दीर्घकालीन मूल्य को हम सामान्य मूल्य कहते हैं। एंड इट इज डिटरमिनेट विद द हेल्प ऑफ एस एंड डी। दीर्घकाल में जो आपका मूल्य निर्धारण होगा वो एक सामान्य मूल्य निर्धारण होगा, और उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि ये जो है वो सामान्य बाजार मूल्य है, जबकि अल्पकालीन मूल्य सामान्य मूल्य है, जबकि अल्पकालीन मूल्य को हम बाजार मूल्य कहते हैं। अल्पकालीन मूल्य को बाजार मूल्य कहते हैं और दीर्घकालीन मूल्य को सामान्य मूल्य कहते हैं। दीर्घकाल में एस ज्यादा पावरफुल होता है, अल्पकाल में डी ज्यादा पावरफुल होता है, और उनके बिहाफ पे प्राइस डिटरमिनेट किया जाता है। तो आप में जो कंफ्यूजन है जनरल प्राइस लेवल और मार्केट प्राइस लेवल को लेकर के, तो वो यहाँ सॉल्व हो जाएगा कि दीर्घकालीन मूल्य हमेशा एक सामान्य मूल्य कहलाता है, जबकि अल्पकालीन मूल्य हमेशा बाजार मूल्य जो है वो कहलाता है आपका। अब होता है कि अति अल्पकाल है आपके पास, अति अल्पकाल और अल्पकाल। तो इसमें हमारे उत्पत्ति के नियम क्रियाशील नहीं होते। उत्पत्ति के जो नियम है एटलीस्ट वो मूल्य निर्धारण में उनका कोई प्राइस डिटर्मिनेशन में कोई पावरफुल रोल प्ले नहीं होता है। अति अल्पकाल और अल्पकाल में उत्पत्ति के नियमों का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन दीर्घकाल और अति दीर्घकाल ये दो हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, उत्पत्ति के नियमों का आपके प्राइस डिटर्मिनेशन पे पावरफुल इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि किसी भी फर्म में अल्पकाल में और अति अल्पकाल में उत्पत्ति के जो नियम है वो मूल्य निर्धारण को प्रभावित नहीं करते, लेकिन दीर्घकाल में और अति दीर्घकाल में उत्पत्ति के नियम जो है वो प्राइस डिटर्मिनेशन को प्रभावित करते हैं, और कीमतों पर इन उत्पत्ति के नियमों का गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसा उत्पत्ति का नियम फर्मों में लागू हो रहा है उसी के अनुरूप आपके प्राइस का जो है वो स्ट्रक्चर होगा। अब आता है हमारे सामान्य मूल्य।